गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने गुप्त वंश को पढ़ा था, जिसका पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया, जिसमें गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, बिंदु थे, उसको मैंने आपको नोट करवाया था। आइए अब उसके बारे में देखते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है। ठीक, उसमें हमने आपसे कल ही कहा था कि हम आज जो पढ़ाएंगे क्लास, उसमें सबसे पहले आपको गुणों के आक्रमण के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो उसका अंतिम शासक था स्कंदगुप्त, उसके काल में हुणों का आक्रमण हुआ और हुण आक्रमण कहीं न कहीं गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हुण आक्रमण। हुणों का आक्रमण, ठीक है। हुणों का प्रथम शासक तोरमान हुआ, जिसने सबसे पहले गुप्त वंश पर आक्रमण किया। गुप्त वंश पर आक्रमण किया, ठीक है। और वह शासक कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक, फिर अगला जो आक्रमण हुआ वह तोरमान का पुत्र मिहिरकुल ने गुप्त वंश पर आक्रमण किया। ठीक है, यही दो शासक थे, एक तोरमान और एक मिहिरकुल है। एक तोरमान और एक मिहिरकुल हुणों के दो महत्वपूर्ण शासक थे, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन में अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक, तो यह था हुणों का आक्रमण, जो कि गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के पतन के कारण, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक, दूसरा है विदेशी आक्रमण। तीसरा है सामंतों का उदय। ठीक, यह 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गुप्त वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें अयोग्य उत्तराधिकारी, हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वंश हो, उसके जो बाद के शासक हुए, यदि वह योग्य ना हो, तो आगे का जो होता है साम्राज्य, वह कहीं न कहीं उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक,
अगला है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में हमने आपको बताया कि जो हूणों का आक्रमण था उसने गुप्त साम्राज्य के पतन में अग्रणी भूमिका निभाई। फिर अगला है सामंतों का उदय। अब देखिए सामंत क्या थे? सामंत क्या थे? छोटे छोटे शासक के रूप में, जो कि गुप्त काल में जो उनके प्रांत थे वहाँ के एक शासक के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। और बाद में क्या हुए, ये स्वतंत्र होने लगे। जैसे ही अयोग्य उत्तराधिकारी आए तो इन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला है प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें लिखेंगे हम पहले, देखिए मौर्य काल में जो केंद्रीकरण का शासन था उसका स्थान गुप्त काल में विकेंद्रीकरण ने ले लिया। ठीक है, देखिए जो इनका प्रशासन था, हमने मौर्यों का प्रशासन देखा था, उनमें क्या था कि नीचे से शासन ग्राम से स्टार्ट होकर और उसका जो सर्वे सर्वा होता था वह राजा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ भी राजा ही सब कुछ होता था, लेकिन जो वह अपना अधिकार था वह नीचे की तरफ, मतलब कि इनका जो मालिक होता था पूरे राज्य का, वह उनका जो एक अधिकार क्षेत्र है वह कई भागों में बढ़ता चला गया। और इस तरह से हम राजा के अलावा भी कई सारे हम उनके कह सकते हैं कि मालिक को देखते हैं जो अपने अनुसार एक शासन चलाने लगते हैं, मतलब अपनी मनमानी करने लगते हैं। ठीक, तो जो केंद्रीकरण हमको मौर्य काल में दिखता है वह यहाँ नहीं दिखता और यहाँ विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सामने आ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, इसमें लिखते हैं, नोट करते हैं पहला पॉइंट, गुप्तकालीन समाज में चारों वर्णों की प्रधानता की। अगला, गुप्त काल में दासों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। अगला है गुप्त काल में
नारियों की स्थिति कला एवं साहित्य में, कला एवं साहित्य में तो बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छी थी, किंतु व्यवहारिक रूप में दयनीय थी। ठीक है, मतलब कि जो गुप्तकालीन समाज था उसमें जो चाहे साहित्य रहा हो चाहे चित्रकला रहा हो, उसमें नारियों का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, किंतु जो व्यवहारिक जीवन था वह इसकी विपरीत था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, गुप्त काल में गुप्त काल आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध था, इस काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, मतलब कि आर्थिक दृष्टि से यह काल एक स्वर्णिम काल था और जो उसका मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, गुप्त काल में वेदों की प्रधानता थी, मतलब जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ थे, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ थे उसमें क्या था, वो मतलब कि उसकी ही प्रधानता थी। और यहाँ पे क्या हुआ कि संस्कृत का एक बार फिर से आगमन होता है और इस काल की जो प्रमुख भाषा थी वह संस्कृत थी। ठीक है ना, और इस काल की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इस काल में वैष्णव एवं शैव धर्म विकसित हुए। वैष्णव एवं शैव धर्म विकसित हुए। ठीक है, तो यह इसकी धार्मिक व्यवस्था थी। चलिए एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका।
कला। कला के रूप में हम देख सकते हैं मंदिर कला के अंतर्गत सबसे प्रमुख है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। और चित्रकला के अंतर्गत हम देख सकते हैं अजंता की चित्रकला। ठीक है। यह कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक स्तंभ स्थापित हुआ था जिसका नाम है मेहरौली स्तंभ। ठीक है। यह कला की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम देख लेते हैं साहित्य को। ठीक है। कुछ प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कालिदास को। इसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, ये है इनके कालिदास के ग्रंथ। और भी हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ हैं जो कालिदास ने लिखे थे इसमें। ठीक। अगला है शूद्रक का मृच्छकटिकम। ठीक है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय। अगला है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है। ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी रचना गुप्त काल में हुई। एक सबसे महत्वपूर्ण है और विश्व शर्मा का पंचतंत्र। ठीक। यह कुछ महत्वपूर्ण है जिनकी रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक। तो यह था गुप्त काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो हम अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक। धन्यवाद।